नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ चेक अकेडमी पर। दोस्तों, जीव विज्ञान के टॉप 500 क्वेश्चन की हमने जो सीरीज चालू करी थी उसी का एक पार्ट आज हम अपलोड कर रहे हैं। इस पार्ट में टोटल यानी कि सिर्फ कोशिका से संबंधित मोस्ट IMP 35 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आपको भी कोशिका से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हमने इस वीडियो में कोशिका की खोज तो ठीक है, ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। इसके बाद जैसे कोशिका की संरचना हुई, कोशिका का विभाजन हुआ, ठीक है, कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं उनको हमने इस 35 क्वेश्चन में डिटेल से समझा है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप इस टॉपिक को डिटेल से समझ सके तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। आप चाहे RRB की तैयारी कर रहे हो या SSC की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम की दृष्टि से जो टॉपिक होता है कोशिका वाला मोस्ट IMP टॉपिक होता है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। कोशिका की खोज किसने करी थी? तो कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। कब करी थी? तो 1665 में इन्होंने यह खोज करी थी। इन्होंने क्या करा था दोस्तों कि इन्होंने स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी, मतलब इन्होंने स्वयं ने जो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करा था उस सूक्ष्मदर्शी से कार्क की एक पतली काट ली, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। कार्क की एक पतली काट, जैसे आप टहनी कह सकते हैं। इस टहनी में कुछ इस तरीके से कोशिका को देखा था, जिसकी आकृति कैसी थी? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी। और ये कैसी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका। प्रश्न पूछा जाए निर्जीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने करी? तो रॉबर्ट हुक ने करी थी। और जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी उसकी आकृति कैसी की थी? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी। ये तो होगी निर्जीव कोशिका की बात। अब बात करते हैं सजीव कोशिका की खोज किसने करी थी? तो सजीव कोशिका की खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी? तो 1674 में। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी ठीक उसके 9 साल बाद यानी कि 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? तो इन्होंने क्या किया था कि जो कोशिका होती, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है दोस्तों, केंद्रक की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। कब करी थी? 1831 में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार डायग्राम से समझते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका कैसी दिखती है, ठीक है। तो जैसा आप आपके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यह है जंतु कोशिका और राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है पादप कोशिका। यदि बात करते हैं इन दोनों में मुख्य अंतर की, तो इनका जो मुख्य अंतर होता है वो है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, ठीक है, जो कोशिका भित्ति है, ये बाहरी जो आवरण दिखाई दे रहा है ये है कोशिका भित्ति। ये किस में होती है? तो ये मात्र पादप कोशिका में होती है। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण किससे बना होता है? जो कोशिका झिल्ली से बना होता है। पादप कोशिका में दोनों ही होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है। और सबसे बाहरी आवरण कौन सा रहता है पादप कोशिका में? कोशिका भित्ति का। यही इन दोनों में जो है मुख्य अंतर होता है, ठीक है। और अंतर देखते हैं, जैसे यहाँ आपको तारककाय और लाइसोसोम दिखाई दे रहा है। ये कहाँ है? दोनों जंतु कोशिका में तो होते हैं, लेकिन इधर आते हैं पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में ये दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। बात करते हैं हरित लवक की, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हरित लवक पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। और आप जो पार्ट दिख रहे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे राइबोसोम दिख रहा है, ये लाइसोसोम हो गया, तारककाय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब क्या है? कोशिका के कोशिकांग होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ सब देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? कोशिकांग है। जब आप कोशिका में से इन कोशिकांग को हटा देते हैं तो जो लिक्विड बचता है, तो उस लिक्विड या तरल को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में दोस्तों? और एक बात और बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रिक्तिका, पादप कोशिका में जो रिक्तिका आपको दिखाई दे रही है कैसी है? बड़ी है। मतलब प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कभी कभी कि जो बड़ी आकृति में जो रिक्तिका होती है निम्न में से किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है लेकिन संख्या कम होती है। इसके जस्ट अपोजिट जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं गोल गोल, ना, ये रिक्तिका है, यहाँ पे दर्शा रखा है रिक्तिका, ये छोटी छोटी रहती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका आकार छोटा होता है और संख्या में कैसी होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं ताकि आपको आसानी होगी प्रश्नों को समझने में। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। माइकोलॉजी जो है कवकों के अध्ययन को कहा जाता है और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। निम्न में से एक कोशिकी संरचना किसकी है? तो अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु। उपरोक्त सभी, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु तीनों ही कैसे होते? एक कोशिकी होते हैं, क्योंकि दोस्तों एक कोशिका स्वयं में क्या होती है? एक संपूर्ण जीव होती है। इसी कारण इन तीनों को क्या कहा जाता है? जीव कहा जाता है, ठीक है। आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है? पैरामीशियम। इसकी आकृति कैसी है? तो चप्पल की आकृति जैसी इसकी आकृति होती है। प्रश्न में बहुत सी बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन से जीव की आकृति चप्पल जैसी होती है? तो पैरामीशियम की होती है। नीचे वाली जो आकृति देख रहे हैं आप, ये है अमीबा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी माइकोप्लाज्मा।
बात करते हैं इसकी खोज की, तो इसकी खोज वर्ष 1898 में किसने करी थी? तो फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? तो ई नोकार्ड और ई रास्क। ये 2 फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइकोप्लाज्मा की। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य में सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु। सेकंड नंबर पे जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है आरबीसी। ठीक है, संसार में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, और मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में होती है शुक्राणु और आरबीसी। ये दोनों ही सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आप चित्र में देख रहे हैं, यह है शुतुरमुर्ग, ये अपने अंडों के पास बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो इसका अंडा होता है ना दोस्तों, तो आपने मार्केट में देखे होंगे देसी अंडे, 1 दर्जन देसी अंडे के बराबर शुतुरमुर्ग का एक अंडा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अंडा होता होगा। इसे पकड़ने के लिए आपको अपनी हथेली को आपस में जोड़ना पड़ता है। इसी कारण जो शुतुरमुर्ग का अंडा है इसे सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मानव में जो तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसकी आकृति कैसी होती है? जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, लंबी होती है। आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी की आकृति कैसी होती है दोस्तों? ऐसी होती है, अंडाकार। ठीक है, इसी विभिन्नता के कारण कोशिका को क्या कहा जाता है कि कोशिका की कोई आकृति नहीं होती है। कोशिका गोल भी हो सकती है, अंडाणु भी हो सकती है, और लंबी भी हो सकती है, सर्पिल भी हो सकती है, मतलब कोशिका की कोई आकृति नहीं होती है। प्रश्न में बात करें अपन मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की, तो कौन सी? तंत्रिका तंत्र। वो तंत्रिका तंत्र करती क्या है? सूचनाओं को प्राप्त करना और उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक ट्रांसफर करने का काम करती है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, शुक्राणु के बारे में हमने देखा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, और आरबीसी शुक्राणु के बाद सबसे छोटी कोशिका है, मतलब सेकंड सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं मानव शरीर में, तो आरबीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से, यानी प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लिपिड और प्रोटीन से कोशिका झिल्ली बनी होती है। यह है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो जंतु कोशिका होती है उसका बाहरी आवरण किसका बना होता है? तो कोशिका झिल्ली का। ठीक है, बात करते हैं पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका का बाहरी आवरण किसका बना होता है? कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी सेल्यूलोज के कारण जो है कोशिका भित्ति कठोर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शैवालों की आंतरिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की आंतरिक कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों सेल्यूलोज की, यानी प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो शैवाल होते हैं दोस्तों, शैवाल की कोशिका भित्ति की संरचना दोहरी होती है, यानी कि एक तो होती आंतरिक कोशिका भित्ति और दूसरी होती बाह्य कोशिका भित्ति। आंतरिक कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, और बाह्य कोशिका भित्ति की बात करती हैं तो वो बनी होती है प्रोटोपेक्टिन की। किससे? प्रोटोपेक्टिन से बाह्य कोशिका भित्ति बनी होती है शैवाल की। अब यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये है शैवाल, और शैवाल पानी में सड़ता क्यों नहीं है? तो इसी कारण से नहीं सड़ता है कि उसकी जो बाह्य कोशिका भित्ति है प्रोटोपेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज से। काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज से कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, ये है कवक, और इसकी जो बाहरी आवरण है किसका बना होता है? तो काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज से बना होता है। और काइटिन के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, तो काइटिन जो होता है दोस्तों, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़ों के जो शरीर का बाहरी आवरण रहता है वो भी किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कोशिका के अंदर जीव द्रव में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो जैसा कि मान लो ये कोशिका है, कोशिका के अंतर्गत जितना भी तरल पदार्थ भरा हुआ है दोस्तों, है ना, जितना भी लिक्विड होता है वो क्या होता है? जीव द्रव होता है। और इस जीव द्रव में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो 80%, लगभग 80% जीव द्रव में पानी होता है। आगे चलते हैं, क्रोमेटिन नामक पदार्थ कोशिका में कहाँ पाया जाता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी केंद्रक में। जैसा कि आपने देखा ये कोशिका है, कोशिका के बिल्कुल बीच में होता है केंद्रक। ठीक है, जिसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। कब करी थी? तो 1831 में। ठीक है, ये केंद्रक यहाँ पे है, और इसमें जो पदार्थ होता है ये क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो डीएनए और हिस्टोन दोनों से मिलकर जो है क्रोमेटिन बना होता है। ये दोनों ही क्या होते हैं? एक तरीके से प्रोटीन होते हैं, और इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, किस किस को? डीएनए और हिस्टोन को। आगे चलते हैं, जीव द्रव की खोज किसने करी थी? तो जीव द्रव की जो खोज है दोस्तों डुजार्डिन ने करी थी, लेकिन जो इसका नाम है जीव द्रव, ये किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया था। याद रखिएगा, नाम पुरकिंजे ने दिया था जीव द्रव का, और जो खोज करी थी वो करी थी डुजार्डिन ने। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो है कोशिका भित्ति कहलाता है। जंतु कोशिका की बात करते हैं तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। आगे चलते हैं,
पौधों को यांत्रिक सहारा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो पौधों को यांत्रिक सहारा जो है लिग्निन के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, पौधों को यांत्रिक सहारा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? लिग्निन के द्वारा। जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, सेल्यूलोज, लिग्निन, जाइलन और कैल्शियम मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई होती है। चारों पार्ट से मिलकर जो पौधा है उसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका का बाहरी आवरण बना होता है सेल्यूलोज का, जिसके कारण जो है कोशिका, पादप कोशिका क्या होती है? कठोर होती है। लिग्निन क्या करता है? लिग्निन जो है पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। राइबोसोम की खोज किसने करी थी? तो राइबोसोम की खोज करी थी पेलाडे ने। किसने? पेलाडे ने करी थी। यानी प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वो कब करी थी? तो 1955 में इन्होंने यह खोज करी थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। केंद्रक की खोज करी थी, है ना? कब करी थी? तो 1831 में। आगे चलते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम होते हैं दोस्तों दो प्रकार के। कौन कौन से? 70S और 80S। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70S में प्रोटीन की मात्रा कम होती है और 80S में जो है प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। आमतौर पे यही क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं आता है कि इनके जो कौन कौन से दो प्रकार है वो बताइए। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। राइबोसोम का निर्माण किससे होता है? तो राइबोसोम का निर्माण दोस्तों आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर होता है। आरएनए मतलब क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोशिका है, कोशिका में बीच में केंद्रक है, केंद्रक से लगी हुई इस प्रकार की जो अंतःपद्रवी जालिका होती है। ठीक है, ये इस तरीके से अंतःपद्रवी जालिका है दोस्तों। इसमें जैसे डॉट डॉट देख रहे हैं आप, है ना? ये डॉट डॉट छोटे छोटे जो कण होते हैं, इसी को हम बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम वैसे तो होता स्वतंत्र है, लेकिन जो अंतःपद्रवी जालिका होती है दोस्तों, इस पर राइबोसोम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पूरी जो कोशिका होती है, पूरी कोशिका में भी राइबोसोम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा? तो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कोलिकर ने। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी सर्वप्रथम। और नाम किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी बेंडा ने। ठीक है, दोनों जो ऑप्शन है आप याद रखिएगा। खोज करी थी कोलिकर ने और नाम दिया था सी बेंडा ने। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है दोस्तों, ये बना है ग्रीक भाषा के दो शब्दों को जोड़ के बना है। माइटो का अर्थ होता है धागा, माइटो से बना धागा। ठीक है, और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कण। इसकी संरचनात्मक इसी गुण के कारण इसे कहा जाता है सूत्रकणिका। ठीक है, क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका। पूछ लिया जाता है कि सूत्रकणिका किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना दोस्तों, जो कोशिका होती है, कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी में क्या होता है? डीएनए भी मिलता है। डीएनए आमतौर पे तो रहता केंद्रक में है, लेकिन केंद्रक के बाहर कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की एक इमेज है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में देखते हैं तो इसकी जो संरचना है दोहरी झिल्ली युक्त होती है, यानी कि इसमें एक आंतरिक झिल्ली होती है प्लस बाहरी झिल्ली भी होती है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि दोहरी झिल्ली युक्त जो संरचना है किसकी है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की है। ठीक है, क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। क्रिस्टी होती क्या है? जैसे ये दरारें हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, अंगुली जो हमारी उंगलियों के बीच में जैसे गैपिंग रहती है, इस तरह की गैपिंग रहती है, उसी को हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उम्मीद है याद रहेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल दोनों में ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। यानी प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। लवक यानी कि प्लास्टिड कोशिकांग किस कोशिका में पाया जाता है? तो जो लवक होता है दोस्तों, ये मात्र पादप कोशिका में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। बात करते हैं इसकी खोज की, तो इसकी खोज किसने करी थी? हैकेल ने करी थी। किसने? हैकेल नामक वैज्ञानिक ने करी थी। और कब करी थी? तो 1865 में इन्होंने यह खोज करी थी। 1865 में खोज करी, इसके ठीक 20 साल बाद यानी कि 1885 में एक वैज्ञानिक थे शिम्पर, उन्होंने क्या करा? इसको प्लास्टिड नाम दिया। मतलब प्रारंभ में खोज कर ली थी किसने करी? हैकेल ने, लेकिन नाम किसने दिया? तो शिम्पर ने दिया। वो कब दिया? तो 1885 में दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लवक प्लास्टिड का भाग है? तो हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, तीनों ही जो है लवक के भाग होते हैं। हरित लवक के कारण ही पौधे की जो पत्तियां हरी होती है। ठीक है,
वर्णी लवक के कारण ही जो रंग बिरंगे फूल होते, फल होते हैं, ये किसके कारण होते हैं? वर्णी लवक के कारण। अवर्णी लवक का कोई रंग नहीं होता, ये कहाँ होती है? पौधों की जड़ों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लाइकोपिन के कारण टमाटर का जो रंग है लाल होता है। टमाटर का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बकेरोटीन के कारण ही टमाटर का पीला रंग होता है। ये 2 पॉइंट है, याद रखिएगा, बकेरोटीन और लाइकोपिन। गाजर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये गाजर देख रहे हैं आप, इसका लाल जो रंग है ये किसके कारण है? तो केरोटीन के कारण है, यानी प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। गाल्जिकाई की खोज किसने की थी? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फेमिलो गाल्जी ने वर्ष 1898 में, कब? 1898 में गाल्जिकाई की खोज की थी। यहाँ आप देख रहे हैं ये है केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस। इस केंद्रक से लगा हुआ होती है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसमें होते हैं जो आपके छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम। इससे थोड़ी ही दूरी पर कोशिका के अंतर्गत क्या होता है? गाल्जिकाई होता है। इसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों? कुछ इस तरीके से होती है, जो थैली की रहती है ना, बहुत सारी थैलियों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं, मुड़ी हुई थैलियां दिखती है, तो मुड़ी हुई थैलियों के जैसी संरचना होती है इसकी। इसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो लाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि लाइपोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? तो गाल्जिकाई में जो थैली नुमा मुड़ी हुई संरचना होती है उसे लाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैकेज बनाकर कोशिका के अंदर बाहर भेजने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो गाल्जिकाई के द्वारा किया जाता है, यानी प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी क्रिस्टियन डुबे ने करी थी। क्रिस्टियन डुबे ने सन 1955 में लाइसोसोम की खोज करी थी। जो लाइसोसोम होता है दोस्तों, ये पाचक एंजाइम से भरा हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे कि जब कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव कोशिका में प्रवेश करता है तो उसे नष्ट करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम के द्वारा। मान लो कोई कोशिका मृत हो गई है, तो मृत कोशिका को नष्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम के द्वारा। ठीक है, इसी गुणों के कारण लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और जिसकी खोज किसने करी थी? तो क्रिस्टियन डुबे ने करी थी। कब करी थी? तो 1955 में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, जैसा हमने आगे वाले प्रश्न में समझा था। तारककाय की खोज किसने की थी? तो तारककाय की खोज की थी बेंडेन ने। किसने करी थी? बेंडेन ने करी थी। और नाम किसने दिया था? तो बावेरी ने तारककाय को तारककाय नाम दिया था। जो तारककाय और लाइसोसोम दोस्तों, ये दोनों कहाँ होते हैं? जंतु कोशिका में होते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यह है तारककाय और यह है लाइसोसोम। ठीक है, ये दोनों जंतु कोशिका में होते हैं, ये दोनों पादप कोशिका में नहीं होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और जो तारककाय होती है दोस्तों, जंतु कोशिका में तो होते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद होता है कि जंतु कोशिका में जो तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है उसमें तारककाय नहीं होता है। इस पॉइंट को याद रखेगा, क्योंकि जो अपवाद होता है वही एग्जाम में प्रश्न बना के पूछा जाता है। तो जंतु कोशिका में कौन सी कोशिका है जिसमें तारककाय नहीं पाया जाता है? तो तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है, यानी प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये आप केंद्रक देख रहे हैं, जिसकी खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी। ठीक है, कब करी थी? तो 1831 में की थी। क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है? तो क्रोमेटिन भी कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, ये जो कोशिका के बीच बिल्कुल बीच में जो होता है केंद्रक होता है, ये केंद्रक है। ठीक है, इसमें क्या है? जो पदार्थ है वो क्या है? क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन किससे बना है? तो डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना हुआ होता है। आगे चलते हैं। क्रोमेटिन किससे बनता है? तो डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हमने पिछले प्रश्न में भी समझ लिया था। मनुष्यों में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं। संख्या की बात करते हैं तो 46 संख्या होती है मनुष्यों में गुणसूत्रों की। हमारे आज के वीडियो का लास्ट जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। किस कोशिका में कोशिका विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों ही जो कोशिका होती है, इन दोनों कोशिका में कोशिका विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है। ये कोशिका जो जंतु कोशिका में प्रारंभ में रहती है, वैसे ही लास्ट अवस्था में भी रहती है, इनमें कभी विभाजन नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारा जो मोस्ट IMP 35 क्वेश्चन थे आज यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।